हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकली। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज ऑन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और उसमें हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। इसके पहले के वीडियोस सीआरपीसी के वो हमारे चैनल पर पड़े हुए एक प्लेलिस्ट में सीआरपीसी के नाम से प्लेलिस्ट है जो कि जिसका लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। अब जाके वहां से उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है और वाइफ्स और चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स को सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस कब मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मेंटेनेंस होता क्या है। तो मेंटेनेंस की डेफिनेशन कहीं पे भी सीआरपीसी में नहीं दी हुई है। तो इसीलिए इसको हम अगर नॉर्मल टर्म्स में देखें और अगर हम जजमेंट्स को रेफर करेंगे तो वहां से हमको ये पता चलेगा कि जो मेंटेनेंस का जो मीनिंग है जो कोर्ट ने समझा है वो ये बताया कि मेंटेनेंस का मतलब केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। मेंटेनेंस उससे थोड़ा सा कुछ ज्यादा है। मेंटेनेंस में इंक्लूड होगा मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, supply of necessaries, aid, support and assistance which one person needs for his or her own living। किसी भी इंसान को एक रेस्पेक्टफुल जीवन जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो सारी चीजें जो है वो मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूड होंगी। केवल रोटी अपड़ा कपड़ा और मकान जो कि बेसिक सस्टेनेंस की चीजें हैं केवल वो मेंटेनेंस में नहीं आएंगी, उससे बहुत कुछ ज्यादा भी मेंटेनेंस में होगा। इसके अलावा जो मेंटेनेंस है वो हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। वो किस सोसाइटी से आ रहा है, उस सोसाइटी में उसकी क्या पोजीशन है, उसका क्या स्टेटस है, इसके अनुसार हम ये देखेंगे कि कोर्ट ये देखता है कि मेंटेनेंस कितना देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मुकेश अंबानी की जो बीवी है उसको मेंटेनेंस अलग मिलेगा, अलग अलग क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस मिलेगा। वेयर अगर कोई रिक्शा चालक है, कोई ऑटो रिक्शा चालक है, तो उसकी वाइफ को जो मेंटेनेंस होगा वो अलग क्वांटम होगा उसका। भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी एक केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे सेक्शन 125 सीआरपीसी के। तो उन्होंने ये बोला कि 125 ऑफ सीआरपीसी को लाने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो रेमेडी है 125 में ये स्पीडियर है और इकोनॉमिकल है देन द रेमेडी विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय वे ऑफ सिविल कोर्ट्स। आप हिंदू मेंटेनेंस एक्ट्स में जाएंगे तो वहां पे जिस प्रोसेस से आपको रिकवरी मिलेगी मेंटेनेंस की वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वेयर एज 125 सीआरपीसी में जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीडियर है और इकोनॉमिकल है। सेकेंड, उन्होंने ये बताया कि जो सेक्शन 125 का एम है दैट इज टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन एंड वेग्रेंसी। अगर हम डेस्टिट्यूशन एंड वेग्रेंसी को प्रिवेंट कर लेंगे तो हो सकता है कि वो इंसान जो है वो आगे कोई क्राइम ना करे। मजबूरी में इंसान क्या करता है, क्राइम कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए, डेस्टिट्यूशन को बचाने के लिए, वेग्रेंसी से उसको बचाने के लिए और अल्टीमेटली उसको एक क्रिमिनल लाइफ की तरफ ढकेलने से बचाने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी को लाया गया था। अब सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है, जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो कहीं नहीं दिया हुआ है। ये मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस एंड सोसाइटी ऑफ द पर्सन जिसको मेंटेनेंस दिया जा रहा है। कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई है, कोई लोअर लिमिट नहीं रखी गई है। मेंटेनेंस को डिसाइड करने से के समय कोर्ट ये देखेगा कि जब शादी हुई थी, शादी के दौरान जो वाइफ है वो जैसा जीवन जी रही थी, शादी के खत्म होने के बाद या फिर उसको हस्बैंड से अलग होने के बाद भी वो सिमिलर लाइफ जी पाए। कम से कम इतना पैसा उसको मिलना चाहिए, इतना क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस उसको मिलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि मेंटेनेंस को क्लेम कौन कौन कर सकता है। तो 125 सीआरपीसी में बताया गया है कि मेंटेनेंस को क्लेम करने वाले फॉलोइंग लोग हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक वाइफ क्लेम कर सकती है। उसके बाद लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे माइनर चाइल्ड की शायद शादी हुई हो या ना हुई हो। मेजर चाइल्ड भी क्लेम कर सकता है, चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। लेकिन यहाँ पे मेजर चाइल्ड में कुछ एक्सेप्शन हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है कि वो मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, जो मेजर चाइल्ड है ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी जिसकी वजह से वो अपने आप को मेंटेन ना कर पा रहा हो। और उसके अलावा फादर एंड मदर। तो इन लोगों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है और ये लोग जो है मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट चीज सवाल उठता है कि जो वाइफ है वो कौन होगी। वाइफ मतलब मीनिंग ऑफ वाइफ क्या है, किसको मानेंगे कि वाइफ, पर्टिकुलर पर्सन वाइफ है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो देखिए, तब अगर हम 125 सीआरपीसी को पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि वाइफ जो मेंटेनेंस मांग सकती है, सबसे पहली कंडीशन उसके लिए ये है कि शी मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। शी मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। और सेकेंडली, जो एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है उस सेक्शन के साथ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वाइफ जो है वो इंक्लूड करेगी डाइवोर्स्ड वाइफ हु हैज नॉट रीमैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई है।
यमुनाबाई वर्सेस अनंत राव का केस है, जिसमें ये बताया गया था कि वाइफ का जो मतलब है इस सेक्शन में, इस सेक्शन के अंदर जो वाइफ है उसका मतलब होगा एक लीगली मैरिड वाइफ। जो लीगली मैरिड वाइफ है केवल वही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उसके बाद अगला केस था बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह, जिसमें बोला गया था कि सेकंड वाइफ भी कुछ केसेस में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि एट द टाइम ऑफ हर मैरिज शी मस्ट बी अनअवेयर ऑफ हर हस्बैंड्स फर्स्ट मैरिज। इसके बाद रमेश चंद्र डागा वर्सेस रामेश्वरी डागा में बताया गया था कि मैरिज को प्रूव करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज की जरूरत नहीं है। अगर एक आदमी और औरत के बीच में लॉन्ग कोहैबिटेशन प्रूव कर दिया जाता है तो एक प्रिजम्पशन राइज हो सकता है ऑफ मैरिज का, और उसके बिना पे जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। ऑफ कोर्स ये जो प्रिजम्पशन है ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन होगा, मतलब जो हस्बैंड है वो इस प्रिजम्पशन को रिबट कर सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या सेक्शन 125 में एक मुस्लिम वुमेन जाके अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है नहीं कर सकती है। तो देखिए, अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो एक वाइफ जो है वो केवल मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड होता है या तो 3 महीने का अगर डाइवोर्स हुआ हो, या फिर होता है 4 महीने या 4 महीने एंड 10 दिन का अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन वाइफ दैट इज ओनली अप टू द इद्दत पीरियड एंड नॉट बियॉन्ड दैट। बट फिर एक केस आया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। इसमें जो विमेन थी वो पहुंची कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, और वहां पे उन्होंने मेंटेनेंस का क्लेम किया बियॉन्ड इद्दत पीरियड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो सेक्शन 125 है ये है एक सेक्युलर इन नेचर, और इसका और पर्सनल लॉज का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 125 एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज। एक जो वाइफ है वो अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है इद्दत पीरियड के खत्म होने के बाद, तो तब ही हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको मेंटेन करने की अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। इट अप्लाइज टू वुमेन मुस्लिम वाइफ अंटिल शी रीमैरिज। जब तक वो शादी नहीं कर लेती तब तक उसके ऊपर ये सेक्शन 125 अप्लाई करेगा। अब इस डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो एक एक्ट लेके आई जिसका नाम है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट के अंडर एक सेक्शन है 31A, जिसमें ये बताया गया कि हस्बैंड को रिक्वायर्ड है टू मेक फेयर एंड जस्ट प्रोविजन टू मेंटेन वाइफ विद इन इद्दत पीरियड। उसने यहाँ पे वापस से एक आप समझ लीजिए स्टेटस को मेंटेन कर दिया, रिवर्स कर दिया। जो शाहबानो बेगम के केस था उसको रिवर्स करते हुए बोल दिया कि हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू मेक फेयर एंड जस्ट प्रोविजन टू मेंटेन वाइफ विद इन पीरियड ऑफ इद्दत। सेक्शन 5 में एक ऑप्शन दिया गया मुस्लिम वाइफ को कि वो परस्यू कर सकती है रेमेडी आइदर अंडर 1986 एक्ट और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एक्ट। तो इसके बाद डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन टू गिव फेयर एंड जस्ट प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 31A, ये इतना होना चाहिए कि वो एक्सटेंड करें बियॉन्ड पीरियड ऑफ इद्दत ऑल्सो। लेकिन ये दिया कब जाएगा? विद इन इद्दत पीरियड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ओके 31A ये कह रहा है कि आपको फेयर एंड जस्ट प्रोविजन देना पड़ेगा विद इन इद्दत पीरियड। ठीक है, दीजिए आप विद इन इद्दत पीरियड, लेकिन वो इतना होना चाहिए कि दैट शुड एक्सटेंड बियॉन्ड इद्दत पीरियड ऑल्सो, और विमेन जो है वो इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद भी अपने आप को उस फेयर एंड जस्ट प्रोविजन से अपने आप को मेंटेन कर पाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स की, कि अगर कोई एक लड़का और लड़की, हस्बैंड, अ मैन और अ वुमेन रह रहे हैं इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तो क्या उन रिलेशनशिप्स में जो वाइफ है जो या फिर जो लेडी है क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने डी वेलु स्वामी वर्सेस डी पच्चियामल के केस में बोला गया था कि एक ऐसी औरत जो कि रह रही है इन अ मैरिज लाइक रिलेशनशिप, ऑल्दो इट इज नॉट अ मैरिज बट इट इज अ मैरिज लाइक रिलेशनशिप, एंड वो लीगली मैरिड तो नहीं है लेकिन फिर भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट ने ये बोला कि हर लिव इन रिलेशनशिप में जो है वो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस चाहिए तो उसको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होगी, जो कि फॉलोइंग कंडीशंस है। सबसे पहला, द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्फ आउट टू सोसाइटी एज अकिन टू स्पाउसेस। कपल को जो है सोसाइटी के सामने ऐसे घूमना होगा, ऐसे दर्शाना होगा कि वो क्या है, वो मियाँ बीवी की तरह ही रह रहे हैं। सेकंड, दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरी। थर्ड,
दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ लीगल मैरिज, कि मतलब दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए। और चौथा, दे मस्ट हैव वॉलंटरली कोहैबिटेशन, they must have voluntarily cohabited for a significant period of time, वो एक significant period of time के लिए एक साथ वॉलंटरी रह रहे हों या फिर रह चुके हों। तो अगर ये चार कंडीशंस पूरी होती हैं तो एक मैरिज टाइप जो रिलेशनशिप होती है, मैरिज लाइक रिलेशनशिप होती है, उसमें भी क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस मिल सकता है टू द लेडी। ओके, अब हमने वाइफ का तो देख लिया, इसके बाद हम देख लेते हैं माइनर एंड मेजर चिल्ड्रन को कब मेंटेनेंस मिल सकता है। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक माइनर चाइल्ड जो है, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको मेंटेनेंस मिलेगा, चाहे वो अपने पिता से मांग सकता है, अपनी माता से भी मांग सकता है, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इन द केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, father is liable to maintain her if her husband has no sufficient means to maintain his wife। अगर माइनर डॉटर है और उसकी शादी कर दी गई है तो वो मेंटेनेंस अपने पति से ना अपने पति से ना मांग के, मतलब पति के पापा मतलब ससुर से ना मांग के अपने पिता से मांगेगी, अगर उसका जो पति है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद एक ऐसा बच्चा जिसने मेजोरिटी अटेन कर ली है, वो तभी मांग सकता है मेंटेनेंस अपने पेरेंट से जब वो अपने आप को मेंटेन ना कर पा रहा हो बिकॉज ऑफ हिम और हर बीइंग मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। माइनर मैरिड डॉटर को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अपने पिता से, उसको अपने अदर फैमिली से मांगना पड़ेगा जाके जिसमें उसकी शादी हुई है। इन अभिलाषा वर्सेस प्रकाश के केस में बोला गया था कि एक डॉटर जो कि मेजॉरिटी अटेन कर चुकी है और अभी भी अनमैरिड है, मतलब वो 18 साल से ऊपर की है लेकिन अभी भी अनमैरिड है, तो उसको भी मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के अंदर नहीं मिलेगा। उसको अगर मेंटेनेंस चाहिए तो वो जाए अंदर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके बाद हम पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। तो फादर और मदर जो कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल हैं, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने पिता से या अपने बेटी से, दोनों से कर सकते हैं। बबन वर्सेस पार्वती बाई का केस था, इसमें यह बोला गया था कि यहाँ पे जो मदर है इज टू बी प्रिज्यूम टू इंक्लूड अडॉप्टिव मदर, मतलब जो अडॉप्टिव मदर है वो भी अपने बच्चे से जिसको उसने अडॉप्ट किया है उससे वो मेंटेनेंस मांग सकती है। यहाँ पे सेक्शन 125 में मदर में अडॉप्टिव मदर तो इंक्लूडेड है लेकिन स्टेप मदर इंक्लूडेड नहीं है। स्टेप मदर तभी इंक्लूड होगी जब वो एक चाइल्डलेस विडो होगी या फिर उसका जो हस्बैंड है वो इनकेपेबल होगा ऑफ मेंटेनिंग हर और उसके पास कोई अपने नेचुरल सन्स या डॉटर नहीं है। इसके बाद एक केस था विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई। इसमें बोला गया था कि जो सेक्शन 125 है ये इंक्लूड करेगा एक डॉटर को, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, एंड शी इज लायबल टू मेंटेन हर फादर और मदर हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। मतलब एक मैरिड डॉटर जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पिता को या अपनी माता को, अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने की। ओके, अब हम ये देख लेते हैं, हमने पहले तो ये तो देख लिया कि किन किन लोगों को मेंटेन करना है, जैसे कि एक वाइफ को करना है, ठीक है, माइनर और मेजर चिल्ड्रन को करना है, पेरेंट्स को करना है। इसके अब हम ये देख लेते हैं कि मेंटेन करना कब होगा, कंडीशंस क्या है जब एक पर्सन की मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। तो सबसे पहले तो तीन कंडीशंस हैं इसके लिए। सबसे पहला है ही मस्ट हैव सफिशिएंट मींस, उसके पास सफिशिएंट मींस होने चाहिए। अब यहाँ पे अगेन जो सफिशिएंट मींस है इसको हम नैरोली कॉन्स्ट्रू नहीं करेंगे, नैरो सेंस में इसको नहीं देखेंगे, इसको हम ब्रॉड सेंस में देखेंगे। मतलब कहने का ये है कि केवल आपके पास पैसा है या नहीं है ये नहीं देखेंगे, प्रॉपर्टी है या नहीं है ये नहीं देखेंगे, लैंड इनकम प्रॉपर्टी ये सब नहीं देखी जाएगी। ये देखा जाएगा कि क्या आप कमाने योग्य हैं। अगर आप कमाने योग्य हैं तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप ये नहीं चूज कर सकते कि मैं कमाऊंगा नहीं, यू आर चूजिंग टू स्टे आइडल एंड देन क्लेमिंग कि आप जो है वो आपके पास सफिशिएंट मींस नहीं है। कोर्ट यहाँ पे ये भी देखता है कि आप क्या कमा सकते हैं। अगर आप कमा सकते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको मेंटेन करने की। दूसरा, द पर्सन मस्ट निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन। यहाँ पे जो पर्सन है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी ड्यूटी बनती है मेंटेन करने की लोगों को। अगर वो नहीं करता है उस केस में जो है उसको मेंटेन करने की उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी और कोर्ट जो है उसको फोर्स कर सकता है कि आप मेंटेनेंस दीजिए। फेलियर और ओमिशन टू परफॉर्म सच ड्यूटी विदाउट जस्ट कॉज, entitles the person mentioned to claim maintenance under section 125। अच्छा, इसमें एक चीज है कि
देखिए जस्ट कॉज का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, a husband who makes it difficult for the wife to live with her and fails to maintain her if she lives elsewhere is said to be neglecting his duty under section 125। मतलब neglect वाली जो बात है, तो यहाँ पे ऐसा है कि मान लीजिए ए है और बी है, ये दोनों साथ में रह रहे थे। ए ने सी से दूसरी शादी कर ली। अब बी को जो है ये चीज गवारा नहीं है कि ए ने सी से दूसरी शादी की और सी जो है वो बी के साथ उसी घर में रह रही है। बी चाह रही है कि वो अब अलग घर में रहे। अब यहाँ पे अगर ए बी को मेंटेन नहीं करता है उसके दूसरे घर में, उसको सप्लाई नहीं करता है नेसेसिटीज, या फिर उसको जो है जो भी उसको चाहिए सस्टेनेंस के लिए वो नहीं देता है, तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ए इज नेग्लेक्टिंग टू मेंटेन बी, और यहाँ पे बी जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मतलब अगर ए के एक्ट से, हस्बैंड के एक्ट से वाइफ के लिए इम्पॉसिबल हो गया है घर में रहना, और वो फिर अपनी मर्जी से कहीं और रह रही है जाके, और उस बात पे ए जो है या फिर जो हस्बैंड है वो मेंटेन नहीं कर रहा है वाइफ को, तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि जो हस्बैंड है वो रिफ्यूज कर रहा है या नेग्लेक्ट कर रहा है टू मेंटेन द वाइफ। ओके ओके, इसके बाद जो है जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि जो डिपेंडेंट्स हैं दे मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, कि मतलब जो वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स हैं तीनों, वो खुद अपने आप को मेंटेन करने में असक्षम हो। अगर वो असक्षम है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस कब नहीं मिलेगा, कौन कौन से सिनेरियोज हैं जब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएगी। सबसे पहली बात है कि अगर वो एडल्ट्री में रह रही हो। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि 1976 का अमेंडमेंट आया था। 1976 के अमेंडमेंट से पहले इवन अ सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री जो है वो एक वुमेन को डिस्क्वालीफाई कर रहा था फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस। लेकिन अब जो है रिक्वायरमेंट है कि शी मस्ट बी लिविंग इन एडल्ट्री, मतलब आपको ये प्रूव करना होगा कि वो एडल्ट्री में रह रही है। सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री या मल्टीपल इंडिपेंडेंट एक्ट्स ऑफ एडल्ट्री जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे वाइफ को फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस। सेकेंड, वाइफ लिविंग सेपरेटली विदाउट जस्ट कॉज, बिना किसी जस्ट कॉज के अगर वो अलग रह रही है तो मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। थर्डली, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया है कि वो दोनों अलग अलग रहेंगे, तो यहाँ पे जो है मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैच है कि जो डाइवोर्स वाइफ है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर डाइवोर्स होने के बाद वाइफ अलग रह रही है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। चौथा है रीमैरिज ऑफ डाइवोर्स वाइफ, अगर डाइवोर्स वाइफ ने रीमैरिज कर ली है तो मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। पांचवा है मेंटेनेंस अंडर कस्टमर सॉरी पेमेंट अंडर कस्टमरी और पर्सनल लॉ, अगर किसी कस्टमरी या पर्सनल लॉ के अंडर कोई पैसा देना है अपॉन डाइवोर्स, डाइवोर्स के टाइम पे कोई पैसा दिया जाता है और वो पैसा अगर दे दिया गया है तो मेंटेनेंस आप जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये बात ये है कि जो डावर है, पेमेंट ऑफ डॉवर, पेमेंट ऑफ डॉवर जो है वो वाइफ को डिस्क्वालीफाई नहीं करता है फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस, बिकॉज डॉवर एक ऐसा सम है विच इज पेएबल ऑन मैरिज। ठीक है, इट इज नॉट पेएबल ऑन डाइवोर्स। ये मैरिज के टाइम पे दिया जाता है, डाइवोर्स के टाइम पे नहीं देना होता है। हो सकता है कि अरेंजमेंट हो जाए कि डाइवोर्स के टाइम पे मिले उसको, मतलब लेट पेमेंट मिले, लेकिन वो इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डाइवोर्स नहीं होता है। तो इसीलिए पेमेंट ऑफ डावर इज नॉट कवर्ड अंडर दिस पेमेंट ऑफ कस्टमरी एंड पर्सनल लॉ। डावर के पेमेंट के बाद भी हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके बाद वेवर, अगर वाइफ जो है अपने राइट को वेव कर देती है तो भी मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट है ऑर्डर ऑफ सिटी सिविल कोर्ट, अगर सिटी सिविल कोर्ट जो है ऑर्डर कर देता है कि मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, कि जो फॉलोइंग जो केस है वहां पे ऐसे सिनेरियोज बनते हैं कि मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, तो मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगली बात आती है इंटरिम मेंटेनेंस की। तो देखिए इनिशियली 175 सीआरपीसी ने इंटरिम मेंटेनेंस की कोई बात नहीं थी, अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है और जेएमएफसी के पास अब ये पावर है कि वो पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग के दौरान एक अलाउ कर सकती है, एक प्रोविजन बना सकता है, एक तरीका बना सकता है, एक सिस्टम बना सकता है कि जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक जो है वो हस्बैंड जो है वो वाइफ को मंथली अलाउंस देगा। ठीक है,
अब ये जो एप्लीकेशन है वो वाइफ की तरफ से जब जाएगी या डिपेंडेंट की तरफ से जब जाएगी तो उसके 60 डेज के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होगा। इसके बाद अगर फेलियर टू पे हो जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे 1 मंथ तक की सजा हो सकती है टू द हस्बैंड। 1 मंथ तक की सिविल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है टू हस्बैंड। ठीक है। When a person fails without sufficient cause to comply with the order, for every breach of order, a warrant may be issued for levying fines, and he may also be sentenced for whole or any part of each month's allowance remaining unpaid to imprisonment for a term which may extend to 1 month। उसके बाद अल्टरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर की हम बात कर देते हैं कि मेंटेनेंस का ऑर्डर एक बार पास हो गया तो उसमें अल्टरेशन और कैंसिलेशन कब हो सकता है। तो ये बात दी हुई है सेक्शन 127 में। सेक्शन 127 कुछ सिनेरियोज बताता है जहां पे अल्टरेशन और कैंसिलेशन हो सकता है। सबसे पहला है किस पार्टीज के सर्कमस्टांसेस में कुछ चेंज आ गए हों तो क्वांटम चेंज हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है मेंटेनेंस का ऑर्डर। सेकेंडली है डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। थर्ड है अगर उसकी रीमैरिज हो गई है डाइवोर्स वुमेन की। चौथा है कि उसको कोई कस्टमरी लॉ के अंदर कोई पेमेंट मिल गया हो, पर्सनल लॉ के अंदर कोई पेमेंट मिल गया हो विच इज पेबल ऑन डाइवोर्स। एंड द लास्ट इज कि शी हैज वॉलंटरी सरेंडर हर राइट्स टू मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस आफ्टर हर डाइवोर्स। तो आज के इस वीडियो में हमने मेंटेनेंस के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया है। हमने ये देखा है कि वाइफ कौन होती है, कब हम चिल्ड्रन को मेंटेनेंस दे सकते हैं, पेरेंट्स को कब दे सकते हैं, मदर, स्टेप मदर, सारी बातें हमने इसमें कवर कर ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको और सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, जैसे एविडेंस एक्ट पढ़ना हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना हो, तो इन सब के प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल में पड़ी हुई हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।